अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर जो 3 है, उसका एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या टॉपिक का नाम है? प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, जैसे ये चैप्टर आपका बेटा कंप्लीट होगा तो इस चैप्टर का आपका टेस्ट होगा, ठीक है? तो आप साथ साथ इसको तैयार करें और कोशिश करें छुट्टी ना करें। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, ज़रा इसकी मैं एग्जांपल आपको बताऊं। कभी आपने देखा हो कि किसी खिलाड़ी ने गेंद फेंकी हो और वो गेंद जाती है, ऊपर को भी जा रही होती है और साथ साथ आगे को भी जा रही होती है कि नहीं? फिर वो नीचे को भी आ रही होती है, साथ साथ आगे भी जा रही होती है। जैसे एक फुटबॉलर एक फुटबॉल को किक करता है, ये फुटबॉल है। जब वो फुटबॉल को किक करता है, ये फुटबॉल क्या करता है, ऐसे ऊपर भी जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आगे को भी जाता है। तो ये जो मोशन हो रहा है, अब गौर से देखें तो एक्स की सीमत में भी फुटबॉल जा रहा है और वाई की सीमत में भी जा रहा है, ऊपर को भी जा रहा है और आगे को भी जा रहा है। तो 2 डायमेंशंस में मोशन हो रहा है, 2 डायमेंशनल मोशन है। एक्स में भी मोशन हो रहा है और साथ में वाई में भी मोशन हो रहा है। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। तो अब जो 2 डायमेंशनल मोशन है बेटा किसी बॉडी का, उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं? आम जो हम मोशन डिस्कस करते हैं वो लीनियर मोशन होता है कि हमारी गाड़ी चल रही होती है सड़क के ऊपर, तो एक ही सिमत में जा रही है, एक्स की सिमत में, ऊपर नीचे तो नहीं ना हो रही होती, ठीक है नहीं? तो वो 1 डायमेंशनल मोशन है कि 1 डायमेंशन में। अब ये जो है, इसमें जो चीज़ है वो एक्स में भी मूव कर रही है और वाई में भी मूव कर रही है। 2 डायमेंशंस में इसका मोशन हो रहा है। अच्छा जी, तो इसको ज़रा हम डिफ़ाइन करते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी हमारे पास, और आप इधर एज्यूम करेंगे कि जब बॉडी हवा में है, मूव कर रही है, तो उसके ऊपर सिवाय ग्रेविटी के और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। आप इस तरह का केस, आइडियल केस अपने माइंड में एज्यूम कर लें कि जब ये बॉल ऊपर को गई है और ये आगे को जा रही है, तो बाहर से कोई एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस, बाहर से कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। इस गेंद के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, और वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी की फोर्स। कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी। समझ आ गई कि नहीं? ये गेंदी जा रही है आगे को, तो आप ये ज्यूम कर लें कि इधर कोई एयर वगैरह कुछ भी नहीं है, नो एयर रेजिस्टेंस, बाहर से एक्सटर्नल से कोई फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ एक फोर्स इस गेंद के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, जो कि क्या है? ग्रेविटी की है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब अच्छा जी, अब ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। अब आपको ये भी पता है कि अगर आप ज़मीन के आसपास ही रहें तो उसके आसपास जो जी होता है वो कांस्टेंट ही होता है, 9.8 होता है कि नहीं? तो मैं ज़रा अब इसको डिफाइन करने लगा हूँ। द 2 डायमेंशनल motion of a body under constant acceleration, constant acceleration के साथ, और वो एक्सेलेरेशन कौन सी है? ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उसमें एक्सेलेरेशन है। ठीक है जी, इसको और आगे एक्सप्लेन करते हैं तो और आसान हो जाए। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अच्छा बेटा, जो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करती है, जिसने भी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करना होता है, उस बॉडी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। अंडरस्टैंड जी? अच्छा, इसमें मैं कुछ टर्म्स अभी से बता देता हूँ ताकि आगे जाके जब मैं ये एक्सप्लेन करूँगा तो आपको इनका आइडिया हो। देखें, एक्स की डायरेक्शन में आपके प्रोजेक्टाइल ने, यहाँ से इसको हमने प्रोजेक्ट किया और यहाँ जाके कहीं इसने ज़मीन के ऊपर दोबारा से क्या किया? हिट किया। ऐसे ही है ना, यहाँ जा गिरेगा। अब एक्स की डायरेक्शन में ये जितना भी डिस्टेंस कवर करता है, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस।
और इसको कहते हैं बेटा रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। के प्रोजेक्टाइल ने जो हॉरिजेंटल एक्सिस में जितना भी डिस्टेंस कवर करना है उसको प्रोजेक्टाइल की क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ से लेके मैक्सिमम जितनी हाइट तक, अब मैक्सिमम हाइट ये प्रोजेक्टाइल कितनी अटेन कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक यही इसकी हाइट बन रही है ना। तो मैक्सिमम जो हाइट वाई की सिमत में इसने जितना भी ऊपर को जाना है वो बेटा आपके पास हाइट है, और उस हाइट को कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, उसके बाद देखें ये हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस था, ये जो रेंज थी प्रोजेक्टाइल की, यहाँ से लेके यहाँ तक हिट करने के लिए जो टाइम लगेगा उस टाइम को कहते हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, एक और बात कि जब आप इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको फेंकेंगे, तो जिस वेलोसिटी के साथ आप फेंकेंगे, इसको ऊपर को फेंकेंगे, वो जो इसकी वेलोसिटी है उसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के कितनी वेलोसिटी से आपने फेंका है। अच्छा, ये वेलोसिटी आपकी एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाएगी उसे आप शो करेंगे थीटा के साथ, और इस एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या पढ़ेंगे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा, यहाँ पे आपकी बुक में जो उसने केस लिया है, ये भी केस था जो मैंने आपके सामने ड्रा किया है एग्जाम्पल लेके। आपकी बुक वाले ने यहाँ से स्टार्ट किया है कि वो कहता है भाई कि हमारे पास एक बॉडी है, उसको हमने एक सर्टेन हाइट से जाके गिराया है, एक बुलंदी पे आप बैठ गए हैं जाके, सपोज़ ये एक टावर है, ठीक है, उस ज़मीन से जितनी हाइट है उसकी एच हाइट है, वहाँ आप बैठे हुए हैं उस टावर के ऊपर, और वहाँ से बैठ के आप एक गेंदी को, एक बॉल को आप नीचे को थ्रो करते हैं। ये समझ लें कि आप इधर बैठे हुए, ठीक है कि नहीं। जब ये नीचे को आएगी गेंद, आप इसको फेंकेंगे ऐसे, तो अब ये क्या करेगी, गेंदी कुछ इस तरह से अपना पाथ बना के इस तरह नीचे आएगी, है कि नहीं। अब अगर आप गेंद को देखें तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे को भी बढ़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे को भी आ रही है। तो एक्स में भी मोशन हो रहा है नीचे को, वाई में भी मोशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है। तो आप कह लें कि कंसिडर नो सपोज अ बॉडी is thrown from a certain height with velocity vi। जितनी वेलोसिटी इसको फेंका है वो वेलोसिटी कितनी है? vi, जितनी इसकी इनिशियल वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया वहाँ से फेंका है। अच्छा जी, इसके बाद देखिए जब ये प्रोजेक्टाइल, ये बॉडी जब नीचे को मूव करेगी तो इसके ऊपर मैंने अभी बताया है कि बाहर से और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अब बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है। वो कौन सी फोर्स है? वाई के लॉन्ग जो फोर्स लग रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी की फोर्स, है कि? अब जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो वाई के लॉन्ग लग रही है। फोर्स किसके लॉन्ग लग रही है? वाई एक्सिस के लॉन्ग। एक्स के लॉन्ग कोई भी फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रही। एक्स की डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स ज़ीरो है, क्योंकि हमने सारी फोर्सेस को ये कह दिया, निगलेक्ट कर दिया है कि ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट ही नहीं कर रहे, तो और तो कोई फोर्स बचेगी नहीं, ठीक है कि नहीं। अब एक्स की डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रही तो न्यूटन के लॉ के मुताबिक अगर फोर्स ना हो तो एक्सेलरेशन, ये नॉट ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो है। फोर्स ज़ीरो लग रही है किस डायरेक्शन में? एक्स के लॉन्ग, क्योंकि एक ही फोर्स यहाँ पे लग रही है, और वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी की फोर्स है, वो डाउनवर्ड उसको फॉल करवाएगी। अब जब इसके लॉन्ग फोर्स लग रही है वाई के लॉन्ग, तो फिर वाई के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे आप क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
कि वाई एक्सिस में बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यही मैं बात लिखने लगा हूँ, एज द बॉडी इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, बॉडी सिर्फ किस फोर्स के जरिए से मूव कर रही है, ग्रेविटी के जरिए से, एंड नो एयर फ्रिक्शन और अदर एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। बॉडी के ऊपर और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। हाँ जी, हाँ जी। जब हमने फेंका पहले, तो पहले हमने फोर्स लगाई, बाद में जब वो फ्री फ्लाइट कर रही है फिर कोई फोर्स नहीं। जब हमने प्रोजेक्ट किया तब हमने फेंका था, तब फोर्स लगाई थी। उसके बाद जब वो फ्री फ्लाइट कर रही है, मोशन कर रही है, तब कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्स पे नहीं लग रही। ठीक है, तब सिर्फ उसको कौन खींच रहा है, वाई वाला ही खींच रहा है। ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद आगे देखेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास ये है, जब एक्स के लॉन्ग या वाई के लॉन्ग सिर्फ फोर्स लग रही है और किसी डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रही है, अब वो वाई के लॉन्ग ग्रेविटी की फोर्स ही है ना, तो उसी डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। तो आप कह लें कि हमारे पास और कोई फोर्स ही नहीं, एक्स के लॉन्ग जो फोर्स है वो ज़ीरो है। सो एक्सेलरेशन जिसे आप ए एक्स कह लें वो भी हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। बट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, विच इज ए इक्वल्स टू जी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे देखें दूसरी बात ये कि जब बेटा एक्स के लॉन्ग फोर्स नहीं लग रही और वाई के लॉन्ग फोर्स लग रही है, तो मैं ज़रा गौर से बात बताने लगा हूँ। जब एक्स के लॉन्ग को फोर्स ही ना लगे तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है कि जब आप फोर्स ना लगाएं तो बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रही होती है वो उसकी चेंज नहीं होती। ऐसे ही है ना, बॉडी रेस्ट में हो तो रेस्ट में पड़ी रहती है, और अगर मूव कर रही हो तो मूव करती रहती है, बॉडी की वेलोसिटी सेम रहती है। अब एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रही जब बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि एक्स के लॉन्ग जो उसकी वेलोसिटी है वो भी क्या रहेगी, रिमेन्स सेम। क्या रहेगी, सेम रहेगी। अच्छा, वाई के लॉन्ग जो फोर्स है वो लग रही है, तो वाई के लॉन्ग इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। कैसे, अगर मैं देखो बेटा ये मार्कर है, इसको फेंकूं ऊपर को, तो शुरू में इसकी वेलोसिटी होती है ज़्यादा, जैसे जैसे ऊपर को जाता है इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, और यहाँ पे आके वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। यहाँ से फिर गिरेगा, वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, तेज़ होगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है कि नहीं। तो वाई के लॉन्ग बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। न्यूटन साहब कहते हैं कि जहाँ फोर्स लगेगी वहाँ वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ग्रेविटी तो वाई के लॉन्ग एक्ट कर रही है, तो वाई के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज होगी, एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यही मैं लिखने लगा हूँ, द वेलोसिटी along x axis will remain same। चलें इसको हम आगे लिखेंगे ये बात को, इससे पहले हम ज़रा और बात कर लेते हैं क्योंकि आपकी बुक के जैसे उसने तरतीब से चल रहा है। अगर देखें बॉडी ने बेटा यहाँ से लेके, चलें यहाँ से ले लें, यहाँ से लेके यहाँ तक हॉरिजेंटल जितना भी डिस्टेंस कवर किया है हॉरिजेंटल एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, वो जो डिस्टेंस है उसको आप शो कर लें किससे, एक्स से। किससे शो कर लें, आप एस भी लिख सकते हैं, आप एक्स भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख लें। अब डिस्टेंस आपने 9th में पढ़ा हुआ, डिस्टेंस इक्वल होता है किसके, वी क्रॉस टी के। जब एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस देख रहे हैं तो उसमें वेलोसिटी भी एक्स वाली लेंगे, तो एक्स इक्वल है किसके, एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी लेंगे, वी एक्स।
अब देखें बेटा, जब हमने इसको फेंका तो इसकी जो वेलोसिटी थी उसको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। इधर को वेलोसिटी ले लें Vx वाली और इधर को ले लें Vy वाली। इसका क्या मतलब, देखें मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी चीज़ को प्रोजेक्ट किया जाए और किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए, एक प्रोजेक्टाइल है उसको आपने फेंका है, वो जितनी वेलोसिटी से जा रहा है वो उसकी v है। अब इस v वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, Vx एंड Vy, पढ़ा हुआ है ना। तो हमने जितनी वेलोसिटी से बॉडी वहाँ से मूव करी है उसके दो हिस्से बना लिए, एक x वाली वेलोसिटी और एक y वाली। अब देखिए जब हमने x वाला डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसमें s इज इक्वल टू v क्रॉस t, ये फार्मूला यूज़ करें। अब x वाली वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, तो ये वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है जो बॉडी ने कवर किया है। मैं ज़रा लिखने लगा इसको। सो दी हॉरिजेंटल डिस्टेंस, पूरा टॉपिक सुने, फिर एंड पे अगर कोई सवाल हो तो फिर बेटा पूछें, इंशाल्लाह एंड तक आपके सारे डाउट वैसे क्लियर हो जाएं। कवर्ड बाय द बॉडी इज, वो हमारे पास कितना है बेटा, x इक्वल्स टू Vx क्रॉस t। ठीक है कि इस प्रोजेक्टाइल ने यहाँ से लेके, जहाँ इसको फेंका था यहाँ से लेके x में इसने कितना फासला तय किया है, उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि y में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है या y में कितनी इसने हाइट चेंज की है, कवर की है। ये हाइट अगर हमने फाइंड करनी है तो उसको भी ज़रा हम करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ज़रा डस्टर किधर है, चलें इसको हम बाद में डायग्राम को इसको बना लेंगे, पहले जो हमारा रिज़ल्ट है वो लिखें ज़रा। अच्छा जब हम y के लॉन्ग वेलोसिटी की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन यूज़ करूँगा, सेकंड इक्वेशन, बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की दूसरी मसावात का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम h फाइंड करेंगे। आप जानते हैं कि सेकंड इक्वेशन ये होती है कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। अच्छा अब देखें, इसमें गौर से देखें तो हमने जब उसको ऊपर से मैंने बताया कि हाइट पे जाके जब कोई चीज़ हाइट पे होती है तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। फिर वहाँ से आती है तो y के लॉन्ग उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो आपने मैक्सिमम हाइट से उसको फॉल करवाया है तो वहाँ पे उसकी vi क्या लेंगे आप, y के लॉन्ग ज़ीरो लेंगे। क्या लेंगे, ज़ीरो। दूसरा, जब आप किसी चीज़ को ऊपर से नीचे को फॉल करवाते हैं तो उसमें जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, लेकिन एक्सेलरेशन कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। मैंने बताया था नीचे से ऊपर को फेंके तो g प्लस होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में पढ़ाया था कि नहीं, जब रिव्यू इक्वेशन करवाई थी 9th में भी पढ़ाया गया था, इधर भी इस चैप्टर में पढ़ाया गया था कि अगर किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकें तो उसमें जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है, और अगर नीचे से ऊपर को फेंकें तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बेटा ऊपर को नेगेटिव होता है और नीचे को प्लस होता है, तो आप सही कह रहे हैं, ये नेगेटिव होगा और ये वाला हमारे पास क्या होगा, प्लस होगा। अच्छा ये हम ज़रा इसमें यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो वैसे ही रहा। अब ए को बस किससे रिप्लेस कर देंगे, जी के साथ। किसके साथ, जब बेटा अपवर्ड मोशन करवाएं तो नेगेटिव होता है और डाउनवर्ड करवाएं तो पॉजिटिव होता है। अब देखें ये सारी वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ए हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल है, तो ऊपर वाले में पुट करते हैं, और एस जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर हो रहा है वो किसके इक्वल है, हाइट के इक्वल है। वाई के लॉन्ग जो बॉडी फासला तय कर रही है वो वाई के लॉन्ग या ऊपर नीचे जो मोशन होता है बेटा उसका जो डिस्टेंस होता है उसके लिए हम एच ही यूज़ करते हैं ना, हाइट एच ही यूज़ करते हैं। अब इसके बाद देखें ज़रा ये सारी चीज़ें इधर रिप्लेस करें इसमें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास देखें क्या आंसर आता है। तो एस को रिप्लेस कर दें एच के साथ, वी आई तो ज़ीरो है टॉप के ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी, अब तो वो क्या हो गया, सारा फैक्टर ही ज़ीरो हो गया, प्लस 1/2 और ए को किससे रिप्लेस कर दें, जी से, टी स्क्वायर वैसे ही रहा, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, h इज़ इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। बुक वाले ने डायरेक्ट ये लिख दिया, ये आई कैसे भी मैंने थोड़ा आपको बता दिया है, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
ये हमने देख लिया। अब इसकी आप एग्जांपल एक दे सकते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है,